जय हिंद एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग अपनी इस सीरीज के 7वें प्रश्न के उत्तर को देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 6 प्रश्नों के उत्तरों को देख लिया है। यह प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2016 से रिलेटेड है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? विकल्प हैं, ए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, बी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सी आपके पास है लोकसभा अध्यक्ष, डी हम लोगों के पास है भारत का महान्यायवादी। तो हम लोग एक एक विकल्प के बारे में अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले विकल्प ए को देखते हैं, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम लोग कैग कहते हैं। कैग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भाग 5 जिसका कि नाम है द यूनियन। कोई भी चीज़ आप रट नहीं सकते, इसलिए किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में रखने के लिए आपको उसको बार बार कई बार उसको लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, लिख कर बोलना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाएगी और आप अच्छे से सब कुछ सॉल्व कर सकेंगे, एक एक आर्टिकल्स, एक एक पार्ट को। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं बना सकते आप, नहीं तो सभी ट्रिक्स एक दूसरे में उलझ जाएंगे। कुछ चीज़ों के लिए ट्रिक बन सकती है, जिनके लिए मैं बना देता हूँ। आप अधिक ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे तो आप सब कुछ एक दूसरे में मिलाकर खिचड़ी बना देंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, वह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में लाई करता है। पार्ट 5 जो कि आर्टिकल 52 से 151 तक है। इसमें कैग के बारे में बताया गया है। स्पेशली कैग से रिलेटेड आर्टिकल्स जो हैं वह 148 से 151 तक जो आर्टिकल्स हैं वह कैग से डील करते हैं। कैग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात संवैधानिक पद है या संवैधानिक संस्था है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आप कह सकते हैं, संवैधानिक पद या संवैधानिक संस्था। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का अर्थ होता है कि जिस भी पद या जिस भी संस्था के बारे में संविधान में अनुच्छेदों में वर्णित हो, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। तो कैग के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में द यूनियन जिसका कि नाम है, उसमें आर्टिकल 148 से 151 तक डील किया गया है। कैग की जो नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। प्रेसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग प्रेस कहते हैं। प्रेसिडेंट के द्वारा होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम, जो कि हम लोगों के देश के प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति होती है, जिसको कि हिंदी में हम लोग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। कैग की जो सैलरी है वह संसद अर्थात पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है और यहाँ पर इनको हटाने का जो प्रोसेस होता है, इनको वो हटाने का प्रोसेस संसद के द्वारा किया जा सकता है इम्पीचमेंट की प्रोसेस से। इम्पीचमेंट के प्रोसेस के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट का प्रोसेस सेम टू सेम वैसे ही आधार पर करके हटाया जा सकता है इनको, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है। और इनकी जो टर्म लिमिट होती है, टेन्योर होता है, वह 6 वर्ष या तो 65 वर्ष। अगर इनकी उम्र 65 वर्ष हो गई है तो ये अपनी सेवा समाप्त कर देंगे, या तो 6 वर्ष तक इन्होंने अपनी सेवाएं दे दी हैं तो भी इनका जो भी पद होगा वो समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात इनका कार्यकाल समाप्त कर दिया जाएगा। विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी होगा, या तो 6 वर्ष तक इन्होंने अपनी सेवाएं दे दी हैं तो इनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, या तो 65 वर्ष इनकी आयु पूर्ण हो चुकी है तो इनको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, भले ही इन्होंने 6 वर्ष तक सेवा न दी हो तो भी। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं विकल्प बी को, जो कि है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन
कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में सेस बोल सकते हैं। इनके बारे में जो जानकारी है वह भारतीय संविधान के पार्ट 15 में दी गई है। पार्ट 15 जो कि आर्टिकल 324 से 329 ये तक डील करता है। पार्ट 15 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि नाम जिसका है इलेक्शंस। पार्ट 15 का नाम है इलेक्शंस। तो इसी में चीफ इलेक्शन कमिश्नर अर्थात सेस के बारे में बताया गया है और इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में बताया गया है। ये स्टेट राज्यों से रिलेटेड होते हैं, ये पूरे भारत से रिलेटेड होते हैं, अर्थात केंद्रीय सरकार जो कि पूरे भारत पर मतलब आप कह सकते हैं एक प्रकार से शासन करती है। तो ये पूरे भारत के चुनाव को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर करवाते हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। और जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं वो भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अंडर में ही होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है वो आर्टिकल 324 से रिलेटेड होता है। और इनकी जो टर्म लिमिट होती है, टेन्योर होता है, वह 6 वर्ष होता है या तो 65 वर्ष होता है। जो भी जल्दी हो, जैसा कि हम लोगों ने कैग के मामले में देखा, जो भी जल्दी हो उस समय तक ये अपनी सेवाएं देते हैं। इनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट के द्वारा होती है और इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ 3 member committee headed by PM। एक ऐसी 3 सदस्यीय समिति के द्वारा सिफारिश की जाती है राष्ट्रपति से कि इनको आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दीजिए, तब राष्ट्रपति इनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाता है 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की सिफारिश पर, जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा हेड की जाती है। और इस समिति 3 सदस्यीय समिति में PM होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो कि यहाँ पर नॉमिनेटेड किए जाते हैं PM के द्वारा। यहाँ पर लीडर ऑफ अपोजिशन हो सकते हैं या तो लीडर ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन अपोजिशन, आप समझ सकते हैं। तो इस समय लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी हैं, इसलिए वर्तमान में राहुल गांधी इस समिति के सदस्य रहे होंगे। चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर होते हैं, इनको भी इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट को हिंदी में हम लोग महाभियोग कहते हैं, जो कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विकल्प C को, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष, इसके बारे में भी भारत के संविधान भाग 5 में बात हुई है, जिसका कि नाम है द यूनियन। आप बार बार एक ही चीज़ को लिखेंगे, बोलेंगे, तभी आपको वो दिमाग में वो चीज़ें हमेशा के लिए एक तरीके से स्थिर हो जाती हैं और आप सही तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। तो पार्ट 5 आपको पता है कि पार्ट 5 आपका आर्टिकल 52 से 151 तक डील करता है। इसमें आर्टिकल 93 में जो है वह लोकसभा स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के बारे में बताया गया है, बात की गई है कि लोकसभा में एक स्पीकर होंगे और एक डिप्टी स्पीकर होंगे। और जो लोकसभा स्पीकर होते हैं वह कॉन्स्टिट्यूशनल और सेरेमोनियल हेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड सेरेमोनियल हेड। कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात संवैधानिक हेड होते हैं और सेरेमोनियल मीन्स औपचारिक प्रमुख या औपचारिक आप कह सकते हैं मुखिया होते हैं। तो सेरेमोनियल की जो हिंदी आप समझ सकते हैं अर्थ कि वास्तविक कार्यकारी शक्तियाँ इनके पास या तो सीमित होती हैं या तो न के बराबर होती हैं। अर्थात जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर रहते हैं, वो सभा को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, लेकिन अधिकतर उनके जो कार्य होते हैं वह सरकार से, जो केंद्र में सरकार होती है
उसके ही आधार पर उनका जो कार्यकलाप होता है वह संपन्न होता है, या उनके एजेंट जो होते हैं वह केंद्र सरकार के ही एजेंडे होते हैं, आप समझ सकते हैं। तो इनके पास या तो सीमित शक्तियाँ होती हैं या तो न के बराबर शक्तियाँ होती हैं। तो सेरेमोनियल हेड का ये अर्थ होता है। और लोकसभा को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोकसभा में एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर होते हैं, जो कि आर्टिकल 93 के तहत बनाए जाते हैं। इनकी जो टर्म लिमिट होती है वह ड्यूरेशन ऑफ द लोकसभा टर्म होती है। ड्यूरेशन ऑफ द टर्म ऑफ द लोकसभा, अर्थात जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक इनका भी कार्यकाल रहता है। इनको भी इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है, अर्थात महाभियोग ला के ही इनको भी हटाया जा सकता है। संसद के द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है और इनको हटाया जा सकता है। और लोकसभा जो सदन है, जिसको कि निम्न सदन बोलते हैं, इसके बारे में उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा के जो आपके स्पीकर या डिप्टी स्पीकर होते हैं, इनको इलेक्ट लोकसभा के मेंबर्स करते हैं। अब हम लोग अपने अंतिम विकल्प को देख लेते हैं, भारत का महान्यायवादी। तो भारत का महान्यायवादी यह भी भारत के संविधान के भाग 5 से रिलेटेड है। भाग 5 जिसका कि नाम आपको पता है, द यूनियन है, और यह आर्टिकल 52 से 151 तक डील करता है। इसमें जो आर्टिकल 76 है, आर्टिकल 76, वह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी से संबंधित है। AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वह भारत की सरकार का चीफ लीगल एडवाइज़र होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ लीगल एडवाइज़र, अर्थात मुख्य विधिक सलाहकार, या इसको आप कह सकते हैं कि मुख्य कानूनी सलाहकार भी कह सकते हैं। यहाँ पर जो भारत का महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, यह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लोकसभा स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का जो होता है वह भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत का महान्यायवादी भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है ऑन द एडवाइस या ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट टिपिकली लेड बाई या PM, मतलब यूनियन कैबिनेट जो कि PM की हिसाब से ही कार्य करता है, PM की सलाह पर ही कार्य करता है। उसकी सिफारिश पर प्रेसिडेंट के द्वारा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आर्टिकल 76 के तहत नियुक्त कर दिया जाता है। और इनका जो टेन्योर होता है, इनके टर्म के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बताया गया, अर्थात ये ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करते हैं, अर्थात होल्ड द ऑफिस ऑफ, ये अपने जो यहाँ पर आप कह सकते हैं पद है, अपनी जो सेवा देते हैं, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपनी सेवाएं देते हैं। इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये रिप्रेजेंट करते हैं भारत सरकार को, रिप्रेजेंट्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सुप्रीम कोर्ट। जितने भी कानूनी मामले होते हैं जो कि भारत सरकार से संबंधित होते हैं, उसको उस सब मामलों में ये भारत सरकार को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात उस भारत सरकार को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात भारत सरकार को मतलब प्रस्तुत करते हैं, आप कह सकते हैं, या भारत सरकार का पक्ष रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया होते हैं। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अर्थात भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं।
ये अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को भी देकर अपनी सेवा से मुक्त हो सकते हैं, या तो जब तक प्रेसिडेंट चाहें तब तक ये अपने सेवाओं को दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। ये किसी भी कोर्ट में सुनवाई सुनवाई को सुन सकते हैं, वहाँ पर जाकर लीगल हियरिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, या संसद की कार्यवाही में भी भाग लेने का इनके पास अधिकार है। किसी भी सदन में जाके वहाँ की सुनवाई को सुन सकते हैं। और इनके जो मतलब वेतन और भत्ते होते हैं वह भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो क्वालिफिकेशन होता है, योग्यता होता है, वह या तो इन्होंने हाई कोर्ट में एक जज के तौर पर 5 वर्ष तक काम किया हो, या तो हाई कोर्ट में इन्होंने 10 वर्ष तक एज एन एडवोकेट काम किया हो। हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक इन्होंने जज के पद पर अपनी सेवाएं दी हो, या तो हाई कोर्ट में एडवोकेट अर्थात आप कह सकते हैं जिसको कि अधिवक्ता के पद पर 10 वर्षों तक इन्होंने अपनी सेवाएं दी हों। तो ये इनके क्वालिफिकेशंस की डिमांड होती है। या तो प्रेसिडेंट किसी ऐसे व्यक्ति को जिनको कि प्रेसिडेंट समझते हो कि ये जुडिशियल मैटर्स में एक क्वालिफाइड पर्सन है, उनको एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकते हैं। भारत का महान्यायवादी क्या कर सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं। AGI जो है भारत के महान्यायवादी, इनके टेन्योर के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं बताया गया है। जब तक राष्ट्रपति से आते हैं तब तक ये अपनी सेवाएं देते रहते हैं, मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपनी पद को धारण करते हैं। होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इनकी सैलरी जो होती है वह सुप्रीम कोर्ट के जज के जितनी होती है। वर्तमान में इनकी सैलरी लगभग आप समझ सकते हैं 2.5 लाख रुपये प्रति महीना है। तो जितनी एक जज की सैलरी होती है उतनी ही सैलरी यहाँ पर जो ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो सुप्रीम आप कह सकते हैं या हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनकी सैलरी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के जितनी होती है। वर्तमान में लगभग 2.5 लाख रुपये महीना है। जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है वैसे ही एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट लेवल पे। और जैसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, वैसे ही एडवोकेट जनरल को गवर्नर नियुक्त करते हैं। एडवोकेट जनरल जो है वह आर्टिकल 165 से डील करता है, जो कि पार्ट 6 में है। पार्ट 6 का नाम है द स्टेट्स, क्योंकि यूनियन के बाद, केंद्र के बाद राज्य सरकारें आती हैं, जो कि 5 में यूनियन है तो 6 में द स्टेट्स है। तो यहाँ पर हम लोगों ने कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करने की कोशिश की। इसके आधार पर आप देख सकते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या तो 6 वर्ष तक या तो 65 वर्ष तक अपनी सेवाएं देता है, जो भी जल्दी होगा। या तो 6 वर्ष उन्होंने सेवाएं दे दी, या तो उसकी उम्र 65 वर्ष हो गई, जो भी जल्दी होगा उस समय तक वो अपनी सेवाएं देगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के लिए भी यही है कि या तो 6 वर्ष या तो 65 वर्ष, जो भी जल्दी हो। लोकसभा अध्यक्ष जब तक लोकसभा का कार्यकाल रहेगा तब तक इनका जो रहता है पद बरकरार रहता है। और लेकिन भारत का जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो हम लोगों का विकल्प डी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको एक डिटेल और इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।